हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को असर डालने के लिए सरकार अपने खर्चे मतलब सरकारी खर्च और जो टैक्सेस है उसको इस हिसाब से कंट्रोल करती है ताकि इकोनॉमी को अच्छे से ग्रो किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो फिस्कल पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि सरकार अपने जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हैं देश की तरक्की करना, प्राइस को स्टेबल बना के रखना, जॉब क्रिएट करना और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करना कि अमीर गरीब में फासला कम हो जाए, वो सारे काम करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का अच्छे से इस्तेमाल करती है सरकार। टू इम्प्लीमेंट फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिवली गवर्नमेंट रिलाई ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिस्कल पॉलिसी को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्पोज करने के लिए इकोनॉमी पे सरकार कई इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्कस करेंगे। दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट्स। तो रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे मैंने एंड लिखना था, एंड लिखना मैं भूल गया, एंड एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से फर्दर मैंने हेडिंग बनाई इंस्ट्रूमेंट्स की। इसमें फर्स्ट आ जाता है रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स में वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं जो सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सरकार के लिए आमदनी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है टैक्सेशन, वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हेडिंग के अंदर 2-3 लाइनें लिखनी है। रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स टू जनरेट इनकम। सरकार इससे इन टूल्स के थ्रू इनकम जनरेट करती है, तभी तो सरकार अपना खर्चा निकाल पाएगी। प्राइमरीली थ्रू टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स सोर्सेज। तो सबसे पहला आ जाता है टैक्सेशन। टैक्सेशन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड इनटू। तो टैक्सेशन क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो देनी देनी है, चाहे बेनिफिट हो चाहे बेनिफिट ना हो, टैक्स तो देना ही देना है। तो टैक्स भी एक रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट है और टैक्स की क्लासिफिकेशन जो है फॉलोइंग पॉइंट्स में हमने डिस्कस की है। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जिसके ऊपर लगेगा वही देगा, वो शिफ्ट नहीं कर पाता। इनडायरेक्ट टैक्सेस में शिफ्टिंग हो जाती है। दीज आर द टैक्सेस विच आर पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज इम्पोज। जिनके ऊपर इम्पोज हुए हैं वही देंगे, कोई और नहीं देगा। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी इनकम पे लगता है। ठीक है, इट इज़ लेविड ऑन इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स। जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से, जो भी आपका स्लैब है उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। इट इज़ बेसिकली प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। इट इज़ इम्पोज्ड ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स। जो भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वेल्थ टैक्स। इट इज़ चार्ज्ड ऑन पर्सनल एसेट्स। जो भी आपके पर्सनल एसेट्स हैं उनके ऊपर लगता है। ठीक है, abolished in some countries but exists in other। कुछ कंट्रीज़ में ये टैक्स है, कुछ कंट्रीज़ में ये नहीं है, मगर वेल्थ टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो आपकी वेल्थ है उसके हिसाब से आपके ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स टैक्स। इट इज़ अप्लाइड ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। जब भी आप कोई ज़मीन, कोई शेयर वगैरह बेचते हैं, जितने पे आपने ख़रीदा है फिर आपने बेचा, तो जितने पे ख़रीदा था और जितने पे बेचा उसका जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर जो सरकार है वो टैक्स लगाती है। इस टैक्स को अवॉइड करने के लिए कई लोग जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर उसी रेट पे दिखा देते हैं कि हमने बेची, और जो एक्सेस पैसा है वो कैश में ले लेते हैं, उसे ब्लैक मनी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इट रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम कर्बिंग इन्फ्लेशन। अगर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाएगी अबव फॉर्म्स में तो इससे क्या होगा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और लोग डिमांड कम करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। इट प्रमोट्स इनकम इक्वालिटी थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्योंकि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, इस वजह से जो इनकम इक्वालिटीज़ हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही आ जाएंगी। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ तो कभी ख़त्म हो ही नहीं पा रही, ठीक है, ना ही हो सकती, बट इससे ये रहेगा कि इनकम इनइक्वालिटीज़ जो हैं कम हो जाएंगी, इनइक्वालिटी का जो डिग्री है वो कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट टैक्सेस के बाद अब हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। दीज आर दोज टैक्सेस विच आर नॉट पेड बाय द पर्सन ऑन whom दीज आर इम्पोज्ड। लगा किसी और पे, दिया किसी और ने। एग्जाम्पल, जीएसटी लगा दुकानदार पे, उसने प्राइस में ऐड करके हमसे निकलवा लिया। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज़ अ यूनिफाइड
indirect tax system that replaces multiple cascading taxes like VAT, सर्विस टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो कई टाइप के टैक्स लगते थे उन सबको क्लब अप करके जीएसटी लगा दिया गया है इंडिया में, ताकि एक ही टाइप का टैक्स हो पूरे कंट्री में। नेक्स्ट आ जाता है कस्टम ड्यूटी। दीज आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटीज कहा जाता है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस का? इट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देते हैं और कंज्यूमर की स्पेंडिंग को भी असर डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो उन पर डिपेंड करेगा, महंगा तो कोई भी नहीं खरीद पाएगा। इट कैन बी इन्फ्लेशनरी इफ पास टू द कंज्यूमर, पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कंज्यूमर्स पे पास ऑन कर दिए जाते हैं, इस वजह से ये इन्फ्लेशनरी बन जाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्राइस में ऐड करके अल्टीमेटली कंज्यूमर्स की जेब में से निकाला जाता है। तो ये तो हो गए टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऐसे कौन सी रेवेन्यू के सोर्सेज हैं जो टैक्स नहीं है मगर सरकार को रेवेन्यू जनरेट करते हैं? इट इंक्लूड्स फीस एंड फाइन्स, दैट इज चार्जेस फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, लाइसेंसिंग, पेनल्टीज एटसेट्रा एटसेट्रा। सरकार की सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो तो फीस दे रहे हो, फाइन्स वगैरह वगैरह, चलान वगैरह हो गया, या आपका कोई फ़ाइन लगा दिया सरकार ने या कोर्ट ने आपके ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड्स फ्रॉम PSUs। तो प्रॉफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, जब भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज जिसकी गवर्नमेंट शेयर होल्डर है, जब भी वो प्रॉफिट कमाती है तो डिविडेंड की फॉर्म में सरकारों को भी पैसा आता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीट्स, अर्निंग्स फ्रॉम लोन्स गिवन टू स्टेट्स और पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस या स्टेट्स को जो भी लोन्स दिए उससे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है इन चीज़ों का? इट प्रोवाइड्स एडिशनल फंड्स विदाउट इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन के बगैर ही ये सरकार को एडिशनल पैसा दे देते हैं, रेवेन्यू एडिशनल जनरेट कर लेते हैं, टैक्स बढ़ाना नहीं पड़ता, ठीक है। अब रेवेन्यू को छोड़ के आ जाता है एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट्स, कि अब खर्चे की बातें होगी सरकार के। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय इंजेक्टिंग मनी इनटू द इकोनॉमी और विड्रॉ इट। तो सरकार जो खर्चा करती है उससे इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करती है, और अगर खर्चा नहीं करती, विड्रॉ कर लेती है, तो ये लीकेज की फॉर्म में आ जाता है कि सर्कुलर फ्लो से पैसा लीक हो गया, ठीक है, मतलब आया ही नहीं पैसा एक टाइप का। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके अंदर फर्स्ट मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रेफर्स टू स्पेंडिंग ऑन क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार वहाँ खर्चा करती है जो लॉन्ग टर्म के लिए सरकार कोई फिजिकल एसेट बना रही है या कोई फाइनेंशियल एसेट्स बना रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया सरकार ने, रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, या स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, या कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लेके आ गई, ठीक है। तो इस टाइप के खर्चे से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको कैपेक्स भी कहा जाता है। कैपेक्स बूस्ट्स प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। इट इज़ अ की टूल इन फिस्कल पॉलिसी टू स्टिमुलेट डेवलपमेंट एंड अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और जो डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में? इट बूस्ट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इससे अपोजिट चलें तो ये आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स रूटीन स्पेंडिंग ऑन डे टू डे ऑपरेशंस। जो सरकार रोज़मर्रा का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में खर्चा करती है, सच एज सैलरीज देना, पेंशन्स देना, सब्सिडीज़ देना, या जो भी लोन्स लिए हुए हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट देना, या मेंटेनेंस करना एडमिनिस्ट्रेशन का। अनलाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट डज नॉट क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स बट एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरीके से यहाँ कोई एसेट नहीं बनते, बस यहाँ पे सरकार अपनी सर्विसेज स्मूथली चलाती रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अच्छे से चल रही होती हैं, ठीक है। दिस recurring spending is crucial for social welfare and administration but must be controlled to prevent fiscal deficit। इस टाइप के खर्चे सरकार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेलफेयर को बढ़ावा देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने में मदद करते हैं, बट इनको बढ़ाना नहीं चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे खर्चों की वजह से ही सरकार को डेफिसिट या घाटा होता है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट क्या है इसका? इट इंक्रीजेज डिस्पोजेबल इनकम एंड डिमांड इन द इकोनॉमी। क्योंकि सरकार इस टाइप के खर्चे करेगी, लोगों की इनकम जनरेट होगी, लोग खर्चा करेंगे, उनके पास पैसा आएगा। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरकार बोरो करती है, उससे भी तो सरकार के पास पैसे आते हैं ना। इसमें इंटरनल बोरोइंग्स आ सकती हैं, जिसमें लोन्स फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, दैट इज बैंक से या फिर पब्लिक को बॉन्ड्स बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया। तो इंटरनल बोरिंग्स होता है वो बोरिंग्स जो विद इन द कंट्री हो रही हैं।
तो सरकार बोरो क्यों करती है? क्योंकि सरकार का खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम है, इस चक्कर में सरकार बोरो करती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल बोरोइंग्स। इसमें क्या होता है? लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इनसे लोन लेना जो सरकार लेती रहती है टाइम टू टाइम। फिर आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इट मीन्स प्रिंटिंग न्यू मनी टू कवर फिस्कल डेफिसिट। सरकार अपने घाटे को कम करने के चक्कर में RBI से लोन लेती है और उसको कहती है कि भाई तुम नए नोट छापो। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या है? इट कैन लीड टू हायर नेशनल डेट इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली। एक तो कर्जा लिया है और कर्जे को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, कर्जे को ऐसी जगह पे खर्च नहीं किया जो इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो उल्टा कर्जा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि जो कर्जा लिया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी तो देना ही है ना। ठीक है। फिर आ जाता है सब्सिडीज़ एंड ग्रांट्स। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है सरकार। इट सपोर्ट्स फार्मर्स विद चीप फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स वगैरह। तो फार्मर्स को जो है सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराना, जिसकी वजह से इट एनकरेजेस स्टार्टअप्स एंड MSMEs, इनको सस्ते में लोन्स प्रोवाइड कराती है। एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज़ देती है ताकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ बढ़ें। बूस्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, इससे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं इससे। ठीक है। अब इनका इम्पैक्ट क्या होता है? इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट बट मे स्ट्रेन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। इन सारी सब्सिडीज़ या हेल्प की वजह से सरकार, देश की तो तरक्की होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम आएगी, मगर दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। एक और तरीका है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जहाँ से सरकार को पैसा आ सकता है और पैसा देती भी है सरकार। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर वन वे पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट्स टू इंडिविजुअल्स। अब देखो, सरकार ट्रांसफ़र पेमेंट देती है लोगों को वन साइडेड हेल्प करने के लिए, और अगर बाहर से आ रही है ट्रांसफ़र पेमेंट तो वो गवर्नमेंट की जेब में जाती है सारी की सारी। ठीक है। तो सरकार जो ट्रांसफ़र पेमेंट करती है जिसमें सरकार का खर्चा होता है, दे आर मेड बाय गवर्नमेंट्स टू इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ विदाउट रिसीविंग गुड्स और सर्विस इन रिटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे वन साइडेड पेमेंट होती है, जैसे पेंशन्स दे दी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे दी, स्कॉलरशिप दे दी, या कोई वेलफेयर सब्सिडी टाइप दे दी। तो ये वन साइडेड पेमेंट होती है जिसके पीछे कोई बेनिफिट या सरकार इनसे कोई गुड या सर्विस जनरेट नहीं कराती। दीज पेमेंट्स रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, इससे इनकम फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। सपोर्ट vulnerable groups and stabilize demand during economic downturns but don't contribute directly to GDP। तो GDP को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती, गरीबों का भला हो जाता है, सरकार सपोर्ट कर देती है, और जो vulnerable सेक्शन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसकी भी हेल्प हो जाती है। तो इसका असर क्या पड़ता है? इट रिड्यूसेस पॉवर्टी बट मे इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट। ये सरकार के जो वेलफेयर के काम है, इससे फ़ायदा तो है, गरीबी तो हटेगी, मगर अगर सरकार अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रही है तो डेफिसिट्स बढ़ते रहेंगे, और उन डेफिसिट्स को उन डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए सरकार या तो नए नोट छापेगी या फिर बाहर से कर्जा लेगी। दोनों सूरतों में जो है इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंक्लूजन। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का कंक्लूजन, फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर गवर्नमेंट्स टू रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि पूरी इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रेगुलेट करने के लिए फिस्कल पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय स्ट्रेटेजिकली, अगर हम स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाए सरकार, बाय स्ट्रेटेजिकली यूजिंग टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग, सब्सिडीज, बोरिंग्स, पॉलिसी मेकर्स कैन स्टिमुलेट ग्रोथ, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड एंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल करके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सरकार हैं, वो ग्रोथ को बढ़ा सकती है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है और इनइक्वालिटीज़ को कम कर सकती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर बैलेंस्ड टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी की सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है कि वो किस हिसाब से बैलेंस बना के सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इनको अच्छे से काम करवाती है। ठीक है, ताकि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो इकोनॉमी में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो फिस्कल पॉलिसी है वो डिस्क्रिशनरी भी हो सकती है और ऑटोमेटिक भी हो सकती है। तो क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊँगा, और उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।